हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसके बारे में जानेंगे। यह विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए कितना कारगर साबित होगा और इसमें क्या कमी है और इसमें क्या सुधार की अभी आवश्यकता है, इसको भी जानेंगे। नई शिक्षा नीति का प्रारूप 1986 में तैयार होना शुरू हो गया था, यानी 1986 के बाद से ही जो यह 2020 में नई शिक्षा नीति आया है, इसका प्रारूप तैयार होना शुरू हो गया था। उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी। 1952 में इसमें कुछ अप टू डेट किया गया, मतलब कुछ परिवर्तन किया गया। नई शिक्षा नीति के विकास क्रम से जुड़ी समिति ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। मतलब यह शुरू हुआ था 1986 में, 1992 में कुछ इसमें अप टू डेट किया गया और बाद में नई शिक्षा नीति की एक समिति बनाई गई थी नई शिक्षा नीति से संबंधित, जिसके अध्यक्ष जो थे SR सुब्रमण्यम थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2016 में सरकार को सौंपी और उसमें कुछ परिवर्तन किया गया और फिर एक समिति बनाई गई 2017 में के कस्तूरीरंगन, ये इसरो के प्रमुख थे पूर्व। इनकी अध्यक्षता में 2017 में नई शिक्षा नीति से संबंधित एक समिति बनाई गई और इसने 31 मई 2019 को मानव संसाधन मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। याद रखिएगा, मानव संसाधन मंत्री अभी पोखरियाल हैं, याद रखिएगा, निशंक पोखरियाल, ये उनको सौंपा गया। मतलब शुरू हुआ था 1986 से ही बनना, 92 में कुछ अपडेट किया गया। 2016 में SR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। बाद में फिर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति बनी 2017 में और इसने 2019 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इनका नाम भी पूछ सकता है। 31 मई 2019 को समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अब 2020 में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दिया गया है। अब संसद में इसको पारित होना है और फिर यह कानून का शक्ल ले लेगा। अब आइए इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है, पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या परिवर्तन किया गया है इस नई शिक्षा नीति में, उसको भी जानते हैं। यह नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 का जगह लेगा, जो अभी नई शिक्षा नीति 2020 आया है। यह 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा, यह भी याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कितने साल बाद परिवर्तन किया गया था, 34 साल बाद। यह नीति 2030 के सतत विकास एजेंडा से जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो लाभ मिलेगा, दिखाई देगा, वह 2030 तक इसका लाभ दिखने लगेगा। नीति का मुख्य स्तंभ क्या है? पहला है, सब तक पहुंच होनी चाहिए शिक्षा। चूँकि महंगी शिक्षा होती है तो गरीब तक पहुंच नहीं होता है, बीच में ही बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाता है तो बच्चे छोड़ देते हैं। तो इसका मूल मकसद है कि जो बच्चे शिक्षा छोड़ चुके हैं वह भी पढ़ने विद्यालय में आए। भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई है, न्याय सम्यक बात की गई है, गुणवत्ता की बात की गई है, क्वालिटी की बात की गई है। इसमें ये सब इसमें स्तंभ हैं। किफ़ायत यानी कम खर्चों में बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना मूल मकसद है, गरीब बच्चे भी पढ़ सके। जवाबदेही भी बनाया गया है कि जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी जोर दिया गया है। इसमें एक और व्यवस्था की गया है कि जो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, और राज्यों के जो ओपन स्कूल हैं उनके ज़रिए 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। यह भी बात इसमें कहा गया है कि जिस तरह ओपन स्कूल से हम, ओपन कॉलेज से हम पढ़ाई करते थे, उस तरह अब जो है प्राथमिक स्तर से ही यह ओपन की व्यवस्था की गई है, यानी आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और केवल एग्ज़ाम देकर डिग्री
पा सकते हैं। तो ये व्यवस्था किया जा रहा है। ओपन शिक्षा की भी बात इसमें की गई है, ताकि जो मज़दूर हैं बच्चे, जो गरीबी के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं, वह घर पर भी ओपन स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह भी व्यवस्था इसमें किया गया है। स्कूली व्यवस्था के 10+2 संरचना के स्थान पर अब इसके जगह पर 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 5-3-3-4 व्यवस्था को अपनाया गया है। अब ये व्यवस्था क्या है, आइए इसको समझते हैं, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। पहले भी यह व्यवस्था था, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया है। जैसे 5 साल तक जो शुरुआती में बच्चों का होगा वह फाउंडेशन कोर्स होगा, यानी 3 साल जो है आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेनी होगी। प्री प्राइमरी स्कूल जो हम लोग नर्सरी, LKG, UKG कहते थे, उसको अब आंगनबाड़ी के थ्रू जोड़ा गया है। आगे 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल जो है 1-2 जो क्लास होता है उसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे स्कूल में। कुल मिला के ये 5 साल हो गए। 3 साल आंगनबाड़ी में और 2 साल स्कूल में 1-2। ये 3 से लेके 8 साल के बच्चे ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगला जो 3 साल होगा उसमें क्लास 3 से लेकर 5 तक पढ़ाया जाएगा। इसमें गणित, विज्ञान, कला आदि में पढ़ाई करेंगे और इसमें जो बच्चे शामिल होंगे वह 8 से लेकर 11 साल के बच्चे शामिल होंगे इसके अंतर्गत। यानी फाउंडेशन कोर्स में 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चे, और यह 5 साल का होगा। 3 से लेकर 5 तक की क्लास के लिए 8 से 11 साल के बच्चे शामिल होंगे और ये गणित, विज्ञान, कला की पढ़ाई करेंगे। अगला जो 3 ईयर होगा उसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे, क्लास 6 से 8 तक। इसमें जो शामिल होंगे बच्चे वह 11 से 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। इसमें कौशल विकास कोर्स को शुरू किया गया है। विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा, विषय आधारित पाठ्यक्रम। इसमें कौशल विकास को 6 क्लास से ही शुरू कर दिया है। यही इसमें सबसे बड़ा चेंज है। पहले हम 10वीं के बाद जो है कौशल विकास पर जोर देते थे, अब क्लास 6 से ही कौशल विकास पर जोर दिया गया है। अगला जो 4 साल होगा वह 9th, 10th, 11 और 12 जो पहले होता था उसमें चरण 1 और चरण 2 रखा गया है। कक्षा 9 से 12 के बीच विषय चुन सकते हैं। यानी पहले हम 10th के बाद विषय चुनते थे, साइंस ले या आर्ट ले या कॉमर्स ले। अब जो है 9th से ही आप चुन सकते हैं। साइंस, मैथ, कौशल डिजाइनिंग में भी आप यहीं से चुन सकते हैं अपने विषय को। इसमें कहा गया है सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। जो भी मातृभाषा होगा, हिंदी हो, तमिल हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, कोशिश किया जाएगा कि 8 तक मातृभाषा में शिक्षा दिया जा सके। ये थोड़ा पर निगेटिव पॉइंट जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में तो नर्सरी से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दिया जाता है और बाद में वही दूरी का कारण बनता है, क्योंकि बाद में जो है सभी चीज़ अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ता है। हिंदी मीडियम या अन्य भाषाओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जिसके कारण IAS में, PCS में, डॉक्टर इंजीनियरिंग में हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत होने लगता है, या अन्य भाषा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में जो पढ़ते हैं उनको दिक्कत होने लगता है। तो ये पुरानी व्यवस्था को ही रखा गया है, लेकिन यह पूर्णतः कड़ाई से लागू होनी चाहिए कि 5 से लेकर 5वीं तक मातृभाषा में हो, जो भी मातृभाषा उसी में शिक्षा दिया जाए, और संभव हो तो 8वीं तक उसी भाषा में शिक्षा दिया जाए। तभी अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम बराबर हो सकता है। चूँकि जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहीं पे मतभेद हो जाता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसमें परिवर्तन करने की बात होनी चाहिए। एक बार विचार यहाँ पे ज़रूर करना चाहिए सरकार को। नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि GDP का 6% तक खर्च किया जाएगा। केंद्र और राज्य मिलकर इस पर काम करेंगे, ये याद रखिएगा। पहले 3 से 3.5% ही शिक्षा पर खर्च होता था GDP का, अब 6% तक खर्च किया जाएगा, बढ़ा दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है। उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन अब 4 वर्ष करने की बात की गई है,
और यह कहा गया है कि पहले वर्ष जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे वर्ष डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे वर्ष जो है बैचलर डिग्री दिया जाएगा और चौथे वर्ष जो है शोध के साथ बैचलर डिग्री दिया जाएगा। अगर कोई बीच में छात्र ग्रेजुएशन को छोड़ता है तो पहले वर्ष में अगर पास किया है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे वर्ष अगर पास कर वह छोड़ता है तब भी उसको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे वर्ष पास कर वह छोड़ता है तो उससे बैचलर डिग्री मिलेगा। अगर पूरा ग्रेजुएशन 4 साल तक का पूरा करता है तो शोध के साथ बैचलर डिग्री मिलेगा। अगर कोई 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कर चुका हो और बीच में पढ़ाई छोड़ दिया और फिर पढ़ना चाहता है तो भी व्यवस्था है, दूसरे वर्ष की वह पढ़ाई कर सकता है। ये व्यवस्था इसमें एक अच्छा रखा गया है, पहले ये व्यवस्था नहीं था। इससे होगा कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले भी अब पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। अब उच्च शिक्षा के लिए भी इसमें कहा गया है, प्रावधान किया गया है, जहाँ 2018 में 26.3% सकल नामांकन अनुपात था, उसको बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अंग्रेज़ों के समय व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, बीच में उसको कम कर दिया गया, उस पर महत्व नहीं दिया गया, जिसके कारण भारत जो है पिछड़ गया। अब व्यवसायिक शिक्षा अगर दिया जाएगा तो जो भी स्टूडेंट जो है कॉलेज से पास आउट होते ही अपना व्यवसाय कर सकेंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। कहा जा रहा है कि जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है उसमें 3.5 करोड़ नई सीटें अब जोड़ी जाएंगी, मतलब इतना बढ़ाया जाएगा, 3.5 करोड़ सीट जो है अब बढ़ाया जाएगा। ये कहा गया है कि 3.5 करोड़ नई सीटें उच्चतर शिक्षण संस्थानों में जोड़ी जाएंगी। अब ये सब बात कही जा रही है, कितना यह भविष्य में कारगर साबित होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन सरकार के द्वारा जो यह कदम उठाया गया है बहुत सराहनीय है। इससे भविष्य में ज़रूर लाभ मिलेगा और एक गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था जो शुरू की गई है उससे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को लाभ ही मिलेगा। नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि एमए के बाद अब सीधा पीएचडी आप कर सकते हैं। एमफिल को अब समाप्त कर दिया गया है। पहले एमए के बाद एमफिल करते थे, फिर पीएचडी करते थे, अब सीधा एमए के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल गया है, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। दोस्तों, मैंने एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की नई शिक्षा नीति क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ और हम जानकारी लाएंगे, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।